नाजरीन, शेख रशीद अहमद ने मतवस्त घराने में आँख खोली। ज़माना तालिब इल्मी से ही सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन जब इस गरीबजादे के हाथ इक़्तिदार आया तो उसने भी अय्याशियों के वो सब रिकात तोड़ डाले जो इन लोगों ने कायम किए थे। दौलत जिनके घर की लौंडी थी, बॉलीवुड अदाकाराओं से लेकर इस्लामाबाद की मखसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली जिस्म फरोश किसी औरत का नाम उठाकर देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी के किसी न किसी कोशे से आपको शेख रशीद झांकते नजर आएंगे। बात सिर्फ यहाँ तक रहती तो और बात थी। शेख साहब ने तो इक़्तिदार और रियासती कुव्वत भी अपने बदन की आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की। कोई मजबूर नौकरी लेने आई तो इज्जत गवा बैठी, किसी को शादी का लालच और किसी से शादी करके मुकर गए। कहने को तो शेख रशीद भी सादा बहार सियासी कुवारों में शामिल हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत बेनकाब कर दी। शहनाज बेगम का कहना है कि उन्होंने मई 1996 में शरीयत मुहम्मदी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक शेख रशीद अहमद से अमेरिका में निकाह किया, जो बाकायदा रजिस्टर किया गया। मैं शादी के बाद तकरीबन 15 दिन तक शेख रशीद की रिहाइशगाह I-10 स्ट्रीट 9 मकान नंबर 159 में मुकीम रही। उन्होंने शादी से कबल अपने भाई और बहन से इजाजत ली। शहनाज ने कहा कि शेख रशीद के भाई और बहन कसम उठाकर बताएं, क्या ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ? शहनाज ने निहायत उलझे हुए लहजे में बताया कि मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात की तफसील तक बता सकती हूँ। तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता। शहनाज का कहना है कि रशीद नफ्सियाती मरीज है। वो अक्सर मेरे फोन टेप करवाते, असाबी कुव्वत की दवाएं और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान आमद के बाद रशीद ने मुझे ज़हनी व अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। लोग मुझे इनकी दाश्ता समझते हैं, हालांकि मैं इनकी बाकायदा कानूनी बीवी हूँ। शहनाज कहती है कि शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश की, जो मैं कुव्वत अरादी से टाल गई। दरअसल खुद शेख रशीद कहते हैं कि दौरान तालीम कॉलेज के लड़के मुझसे ज्यादती करते रहे। अब मैं इनकी बहनों से ज्यादती करके इंतकाम ले रहा हूँ। शहनाज कहती है कि मैं रशीद को समझाती रही कि सब फजूल है और घटिया बातें हैं, लेकिन वो बजाय समझने के उल्टा रोना शुरू कर देते। शहनाज शेख रशीद की जिंदगी के घिनौने किरदार से पर्दा उठाते हुए कहती है कि लातादाद खवातीन इस भेड़िए के जुल्म का शिकार हुई। खास तौर पर मुझे वो तालबा कभी नहीं भूलेगी जिसको सिर्फ दाखिले के असूल के लिए शेख रशीद के जिस्मानी हवस की तस्कीन करना पड़ी। शहनाज बेगम ने तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने हक की खातिर आवाज बुलंद की। इनके साथ तो मारूफ वकील हबीब वहाबुल खैरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर तारुल कादरी भी खम ढोंक कर मैदान में आ गए। लेकिन अनगिनत तखम खोरदा औरतें ऐसी भी हैं जो शहनाज जैसी हिम्मत नहीं रखती और ना ही अपनी वजह से अपने खानदान को जिल्लत और रुसवाई में धकेलना चाहती हैं। शेख रशीद जिन दिनों वजीर सकाफत हुआ करते थे, तब उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में होता था। जिस अदाकारा पर शेख रशीद की नजर करम पड़ जाती, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा समझी जाने लगती। जो हसीन चेहरा शेख की रात रंगीन बना देता, वो चेहरा सबसे मकबूल चेहरा बन जाता, और जो अंकारी होता उसे जलीलो ख्वार कर दिया जाता। इस तरह का एक वाकया मारूफ अदाकारा अंजमन के साथ पेश आया। हुआ कुछ यूं कि अंजमन को शेख रशीद की जानिब से दावतनामा मिला, जिसमें खुशखबरी सुनाई गई कि आपको नफडेक अवार्ड दिया जा रहा है। अंजमन अपने खामन मेमन मलक और बच्चों के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गई। रात को शेख साहब ने आलमे सरमस्ती में फोन किया कि अंजमन इनके साथ अकेली चाय पीने आए, लेकिन अंजमन ने माजरत कर ली। वो खामन और बच्चों की मौजूदगी में इनकी दावत कबूल नहीं कर सकती, जिस पर शेख रशीद का पारा चढ़ गया। इस बीचोताब की वजह से सिर्फ ये थी कि उन्होंने अंजमन की वजह से लाल हवेली में एक रंगीन महफिल का इत्तमाम किया हुआ था। शेख साहब बार बार अंजमन को फोन करते और अंजमन बार बार इनसे माजरत करती। तंग आकर शेख साहब ने रीमा को तलब कर लिया, जो शायद ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में थी। रीमा ने हवेली की शराबो शबाब की महफिल को 4 चांद लगा दिए। अगले रोज जब नैफडेक अवार्ड का ऐलान किया गया तो इनाम की हकदार अंजमन की बजाय रीमा करार पाई, और यूं शेख रशीद की चाय की दावत ठुकराने का अंजमन को खमियाजा भुगतना पड़ा। लाल हवेली की भी एक अपनी तारीख है। क्या में पाकिस्तान से कबल ये एक हिंदू नायिका बदूबाई की मलकियत हुआ करती थी। तकसीम के बाद बदूबाई तो यहाँ से कूच कर गई, लेकिन शेख साहिब ने हवेली की तारीख रवायात को बरकरार रखते हुए महफिल नाव नोश और साजो आवाज का सिलसिला बरकरार रखा। इस हवाले से शेख साहब को तारीख से मोहब्बत करने वाला करार दिया जा सकता है। मज़कूरा तकरीब में रीमा ने अपने नाजो अदा और फनी महारत से शेख रशीद पर जादू कर दिया। नैफडेक अवार्ड की तकरीब में जब रीमा शेख साहिब से अवार्ड वसूल करने स्टेज पर आई तो साजो ने बैकग्राउंड में शादी की धुन बजाना शुरू कर दी। अल्लाह जन्नत नसीब करे दिलदार परवेज भट्टी मरहूम को, जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे
تھے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے یہ گرا لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیں، یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی تھی، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفاً حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کی خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس ہوس زادی نے خالصتاً کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما کے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک رات میں 2 لاکھ روپے وار دیتے تھے۔ عیاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سا اپنی جیب سے ادا کرنی ہوتی تھی، سرکاری کھاتے اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 13 جولائی 1993 کو انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم گھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے چیک نمبر 824-471-24 کے ذریعے کی گئی۔ یہ چیک ریما نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اس قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے، وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بھونورے کی مانند کلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے، طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوخیز حسن دیکھ کر شیخ صاحب بے قابو ہو گئے، انہوں نے آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ہر لڑکی کے پاس جاتے اور اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیتے۔ لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت منع کیا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مقناطیس کی سی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچے دھاگے سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ بھی مجھ سے ملنے وہاں ضرور آئیے۔ لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑائی تو شیخ صاحب عبدالستار لالیکا کو کہنے لگا کہ میاں دیکھ لینا، یہ صبح مجھے ملنے ضرور ہوٹل آئیں گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کی کوئی سرزنش نہیں کی، بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔ نورین اور اس جیسی بے شمار معصوم عزتوں کا لٹیرا بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہے۔